हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी बाजार। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम सीबीटी 1 का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं 14 मार्च का पेपर, जो कि आपका सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो इसी शिफ्ट के पूछे गए सारे मैथ के क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, और ये होगा मेरा आज का सेट नंबर 2। इससे पहले कल हम लोगों ने एक सेट पेपर सॉल्व किया था, जिसमें आप लोगों को काफ़ी ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मुझे मिले हैं, जिससे कारण से मैं मजबूर हो गया हूं कि जल्द से जल्द वीडियो बनाने में। तो इसी तरीके से मैं बोलूंगा, आप लोग अपना रिस्पॉन्स बना के रखिए, ताकि मैं आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा सेट पेपर सॉल्व कराऊं, और वो भी जल्द से जल्द सॉल्व कराऊं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। अच्छा, एक चीज़ और मैं अभी बता देता हूँ, आज थोड़ा सा मैं क्लियर करा देता हूँ बात, बाकी उसके बाद से मुझे ये सब बोलने का जरूरत ना पड़े। एक कमेंट ये भी रहता है कि मैं क्वेश्चन इंग्लिश में क्यों नहीं करता हूं। आप सभी को पता होना चाहिए, अगर आप मेरा पहले से वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको बता चुका हूं कि यहाँ पर जो भी मैं क्वेश्चन अभी आप देख रहे हो ना, वो सारा क्वेश्चन ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हो। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैंने आंसर को हाइड किया है, ताकि आप लोग सारे क्वेश्चन को एक बार पहले खुद से जरूर से ट्राई कर सको, और तभी जाके ये आपका प्रैक्टिस सेशन, मैं बोलता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए प्रैक्टिस सेशन होगा। बात समझ रहे हो? तो यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन ऑफिशियल क्वेश्चन है, यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं किया है। और अगर आप सोचते हो कि मैं यहाँ पर इंग्लिश में क्वेश्चन को रखूं, तो अगर मैं इंग्लिश में अगर इसमें रखने लगूं ना, तो फिर जितना सेट पेपर मेरे पास अभी तक आप लोगों ने मुझे अवेलेबल कराया है, उतना पेपर आपका एग्जाम होते हो तक भी मैं नहीं करा पाऊंगा, हिंदी इंग्लिश में अगर मैं करने लगा तो इसलिए आपको ये सब चीज़ थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा। और वैसे भी आप लोग जानते हो यार, मैं भले ही क्वेश्चन आपको हिंदी में दिखाता हूँ, मगर जो मैं मैथमेटिकल टर्म्स का जो यूज़ करता हूँ, मैक्सिमम इंग्लिश का ही यूज़ करता हूँ। तो आप थोड़ा सा कॉपरेट करोगे तो बहुत कुछ सीख पाओगे। बात समझ रहे हो? अगर यही सब चीज़ अगर आप इग्नोर नहीं कर पाओगे, तो फिर इसमें कहीं ना कहीं आप ही का लॉस है। बात समझ रहे हो? तो चलिए, और जैसे भी मुझे आप लोगों को क्वेश्चन पेपर मिल रहे हैं, हिंदी में मिल रहे हैं तो हिंदी में कराऊंगा, अगर इंग्लिश में मुझे को ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर आप लोगों को मिले हैं तो मैं इंग्लिश में भी सॉल्व कराऊंगा। मगर आप लोग जानते हो, मैक्सिमम मेजोरिटी हम लोग के जो चैनल में है वो हिंदी वालों का है, तो इसलिए मैं पहले हिंदी वाले को ही सॉल्व करा रहा हूँ। बात समझ रहे हो? तो चलिए फिलहाल क्वेश्चन की ओर आते हैं, बिना किसी टाइम वेस्ट के। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। और एक चीज़ देखो यार, आप लोग से दिल की बात कह रहा हूँ, आपको भी पता है यार, सभी लोग मैं आपको पता, मैं ऑफ टॉपिक पे वीडियोस बहुत ना के बराबर ही बनाता हूँ। मैक्सिमम लोग सब ऑफ टॉपिक पे वीडियो बना बना के अपना व्यूज़ आपका इकट्ठा कर रहे हैं। अपना ऐसा कोई भी इरादा नहीं है। अब मैं सिर्फ एक बंदा हूँ, जो भी व्यूज़ आते हैं पढ़ाई वाले वीडियोज़ में ही आते हैं। तो इसलिए आपको ये सब चीज़ भी थोड़ा समझना आना चाहिए कि कोई अपना टीम मेंबर नहीं है, अकेले एक बंदा कितना कुछ कर सकता है। बात समझ रहे हो? तो ये सब थोड़ा सा समझोगे तो अच्छा रहेगा, बात बाकी चलता रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को आते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या बोला है, लंबाई 16 मीटर, चौड़ाई 14 मीटर और ऊंचाई 7 मीटर वाले घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी क्या बोला है कि कोई एक क्यूबाइड है, जिसका आपको लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखा है, और आपसे पूछा है टी ऐसे क्या होगा, यानी टोटल सरफेस एरिया क्या होगा बताओ। तो फॉर्मूला क्या होता है, टू इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। अब सॉल्व कर लो। तो लेंथ इंटू ब्रेथ कितना हो जाएगा, 16 गुना 14, तो 16 चौके 64 और 6 16 22 224 प्लस ब्रेथ इंटू हाइट यानी 14 गुना 7 98 हो जाएगा, प्लस 7 गुना 16 112। सॉल्व कर लो तो कितना हो जाएगा, 98 और 112 कितना हो जाएगा, 210, और 210 और 224 434। 434 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 868 मीटर स्क्वायर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। यहां पर क्या बोला है, 3000 की राशि पर 6.4% वार्षिक दर से 5 फरवरी 2005 से 18 अप्रैल 2005 तक दोनों तिथियों को शामिल करते हुए की अवधि का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब देखो, आजकल के सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन इस तरीके से घुमा घुमा के लैंग्वेज में फंसाया जाता है। यहां पर सिंपली पहले क्वेश्चन में तो क्या बोल रहा है, प्रिंसिपल दे रखा है 3000 रुपए का, रेट भी दे रखा है कितना, 6 1 सही 4, यानी आप 25/4% बोल सकते हो। अब क्या बोल रहा है, समय के बारे क्या बोला है कि समय बोला है जो साधारण ब्याज लगेगा वो 5 फरवरी 2005 से लेकर 18 अप्रैल 2005 तक का ब्याज आपको निकालने बोला गया है। पहले क्या किया जाता था, पहले तो आपको पहले होल होल ईयर देता था, 1 साल 2 साल का निकालो, 3 साल का, 2.5 साल का, 1.5 साल का, इस तरीके से निकालने बोलता था। बीच में क्या हुआ था, आपको 3 मंथ 6 मंथ 9 मंथ का दिया जाता था। अब आपको क्या किया जा रहा है, अब यहाँ पर डेज में आपको दे रहा है, बोल रहा है कि बताओ इतने डेज में कितना आपका इंटरेस्ट होगा। तो ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। 2005 अगर बात करेंगे, ये आपका कोई लीप वर्ष नहीं होता है। फरवरी में 28 दिन होते हैं,
और क्वेश्चन में ये भी बोल रखा है कि दोनों डेट को लेना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 23 5 28 और एक यहाँ पर दिन और ऐड हो जाएगा, यानी 5 फरवरी को लेके कितना हो जाएगा 24 दिन फरवरी में निकलेगा। मार्च में आपको पता है 31 का मंथ होता है, तो 31 का हो जाएगा मार्च, और अप्रैल 18 तक। ये टोटल दिन का ब्याज आपसे पूछा, यानी 8 4 12 और 1 13 और 3 तो 5 और 1 6 1 7, यानी 73 डेज का आपसे इंटरेस्ट पूछ रहा है। अब आपको पता है ये तो मेरा वार्षिक रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी ये पूरा आपका ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो आप यहां से निकाल लो कि मेरा 73 डेज में टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा कितना, जितना लगेगा बस उतना का हम निकाल लेंगे, बात खत्म। आपको पता है कि एक साल में कितने दिन होते हैं 365 दिन, यानी 365 दिन का टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए था 25/4% का, मगर आपको निकालना था 73 दिन का। तो एक दिन का कितना हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, यूनिटरी मेथड से इतना हो जाएगा। तो हम 73 डेज का नहीं निकाल लेंगे, सॉल्व करेंगे तो 5 बार में, 5 से काटेंगे 5 बार में, यानी 5/4। 5/4 को सॉल्व करोगे तो 1.25%, यानी 73 डेज में टोटल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा ये इतना लगेगा साधारण ब्याज में, कितना 1.25%। तो 3000 का निकाल लो इतना परसेंट यार, तो 3000 का 1% कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और 0.25% कितना हो जाएगा 7.5, यानी हो गया इसका आंसर 37.5 रुपए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर, एक एक चीज समझा रहा हूं ताकि सभी लोगों को चीजें सब कुछ समझ आए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, एक आदमी सेबों की एक निश्चित संख्या में से 1/3 हिस्सा पहले ग्राहक को बेचता है, उसके बाद शेष बचे सेबों को आधा हिस्सा दूसरे ग्राहक को बेचता है, और उसके बाद शेष बचे सेबों को 1/3 हिस्सा से 5 अधिक सेब तीसरे ग्राहक को बेचता है। अब उसके पास केवल 3 शेष बचते हैं, मतलब 3 सेब बचते हैं। तो आरंभ में उस आदमी के पास कितना सेब था बताओ। अब इस क्वेश्चन को भी आप जैसा चाहो वैसा बनाओ, जैसा चाहो वैसा बनाओ। कोई वैल्यू मानना तो वैल्यू मान लो, या फिर एक्स मानना तो एक्स मान लो। आपको पता है यहाँ पर 3 कस्टमर के, मतलब 3 कस्टमर को सेब बेचा जा रहा है, ठीक है। अगर मैं मान लूं कि मेरे पास एक्स सेब है, ठीक है, जैसा क्वेश्चन बोला बस वैसे करेंगे। एक्स सेब है, पहला कस्टमर को वो 1/3 बेच दिया। अब आपको पता है अगर 1/3 बेच दिया तो बचा कितना आपके पास 2/3 बचा, यानी 1/3 अगर बिक गया है तो बचेगा कितना आपके पास 2/3 बचेगा, यानी इसी एक्स का 2/3 बच गया, क्योंकि यही बोला ना उसके बाद शेष बचे सेबों का, यानी शेष बचे सेबों का अब आधा हिस्सा दूसरे ग्राहक को बेच दिया, यानी ये मेरा रिमेनिंग सेब है। अब इसमें से भी क्या किया आधा बेच दिया, तो बचेगा क्या फिर आधा ही बचेगा। अब उसके बाद शेष बचे सेबों को फिर से क्या किया गया, अभी मेरा इतना सेब बचा हुआ अभी भी, अब इसमें से भी क्या बोला 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा से 5 अधिक सेब तीसरे ग्राहक को बेच दिया। अब उसके पास बचा है केवल 3 सेब, यानी अब इसमें से भी 1/3 हिस्सा तो बेच ही दिया। 1/3 अगर बेच दिया तो मैं कह सकता हूं कि 2/3 बचा होगा उसके पास। अब आपको साथ में क्या बोला था 1/3 तो बेचा ही बेचा, साथ में 5 सेब और बेचा था, तो इसमें से हम 5 सेब और घटा लेंगे। अब यही किसके बराबर होगा 3 सेब के बराबर होगा कि नहीं होगा मुझे बताओ, बस सॉल्व करो यार, यही तो है क्वेश्चन में, कुछ थोड़ी और करना था। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 5 वहां चला जाएगा तो 8 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2x/9 = 8 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 4, तो वहां चला जाएगा x का वैल्यू कितना आ जाएगा 36, यानी टोटल उसके पास 36 ही सेब था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर। एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का ये पूछा गया था, दमदार क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए भी आपको फिर से फॉर्मूला का पता होना चाहिए। मैं बता चुका हूं कि देखो एनटीपीसी में काफी ट्रिग्नोमेट्रिक्स के अब वो पहले वाले टाइप के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, अब फॉर्मूला बेस्ड जो +1 +2 के जो थे कुछ फॉर्मूला उस पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, उस पर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या दे रखा था, sin a + sin b का मान दे रखा था, cos a + cos b का मान दे रखा था। आपसे पूछ लिया था कि cos a - b का क्या होगा मान, ये बताओ। तो सबसे पहले अगर मैं फॉर्मूला की बात करूं cos a - b, इसका फॉर्मूला होता है क्या है, तो cos a × cos b होता है, माइनस का क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, और यहां हो जाता है sin a × sin b। कल जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए थे वहां पर ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला लग रहा था वो ये लग रहा था, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, cos a - cos b वाला, ठीक है। यहां पर क्या है एंगल सेम ही है, मतलब cos a - b है, तो इस फॉर्मूला का आपको पता होना चाहिए। यहां पर भी आपको 4 फॉर्मूला कम से कम एटलीस्ट पता होना चाहिए, cos a - b, cos a + b, sin a + b, sin a - b, tan a + b, tan a - b।
बात समझ रहे हो? तो बस इसी फॉर्मूला के मदद से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। अब यहाँ पर देखोगे तो कॉस ए इंटू कॉस बी साइन ए इंटू साइन बी का वैल्यू चाहिए। तो ये कहाँ से निकालेंगे? यहाँ से हम लोग निकालेंगे कहीं ना कहीं। बात समझ रहे हो? तो बस अब हमको इसको डायरेक्ट अब हम लोग यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आप लोग ये चीज़ जो मैं समझाना चाह रहा था आप समझ चुके हो। यहाँ पर मेरे को कॉस ए इंटू कॉस बी का वैल्यू चाहिए। वो कैसे आएगा? यहाँ से आएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर दोनों जगह स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, दोनों जगह स्क्वायर करेंगे तभी जाके आपको पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, तभी तो आ पाएगा ना इसका वैल्यू। बात समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो मैं यहाँ पर अब पुट कर रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट से। तो इसको हटाते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं, यानी कॉस ए माइनस बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्या था? कॉस ए इंटू कॉस बी। तो इसको जब हम लोग स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड में तो ये मेरा क्या निकल के आ जाएगा? ध्यान से देखो, ये आ जाएगा वाई स्क्वायर। ठीक है, कॉस ये वाला आपका वहां चला जाएगा, कॉस स्क्वायर यानी आपका आ जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर ए, और साथ में माइनस कॉस स्क्वायर बी, और साथ में ये आपका पूरा 2 आ जाएगा। बोलो क्लियर है? उसी तरीके से फॉर्मूला में ही आपका माइनस का प्लस था, उसी तरीके से अगर इसका साइन ए इंटू साइन बी का अगर वैल्यू की बात करेंगे तो ये क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा? फिर से एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस साइन ए मतलब साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बाय 2 हो जाएगा। बोलो क्लियर है? अब आप इसको सॉल्व कर लो यार, कुछ तो है नहीं क्वेश्चन में। ध्यान से देखो, क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है, वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों पॉजिटिव में ही है, यानी मैं सिंपली यहाँ पर कह सकता हूँ कि कॉस ए माइनस बी जो निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और चूंकि देखो यहाँ पर जो माइनस है मैं माइनस को कॉमन ले रहा हूँ, जब माइनस को कॉमन ले लूंगा, चूंकि एलसीएम में दोनों दो दो है मतलब फ्रैक्शन में, तो एलसीएम तो नीचे 2 आ ही जाएगा आसानी से। अगर मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं तो देखो कॉस स्क्वायर ए, यहां पर साइन स्क्वायर ए, इसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। कॉस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर बी क्या हो जाएगा? 1 1। तो समझे, 1 1 क्या आ जाएगा? 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2/2, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। बोलो क्लियर है? उम्मीद करता हूं सभी लोगों को समझ आया होगा। तो ये वाला आपको यहां पर करना था, ठीक है, समझ गए? यहां पर फिर से मैं बता रहा हूं, यहां पर जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था कॉस ए इंटू कॉस बी का, मैंने फॉर्मूला कैसे लिखा ये एक तो दिखा देता हूं। यहां पर मैंने क्या किया? दोनों को स्क्वायर कर दिया। तो इतना करने का जरूरत नहीं है, जब आप चीजें समझोगे तो इतना करने का एकदम भी जरूरत नहीं है। ये यही ना आएगा यार, 2 कॉस ए और ये कॉस बी इक्वल टू क्या होगा? वाई स्क्वायर होगा। तो मेरे को इसी का तो वैल्यू चाहिए था ना, तो यही चीज तो मैंने किया, ये चीज को मैं वहां लेके चला गया और मैं डायरेक्ट इसका कॉस ए इंटू कॉस बी इक्वल टू वही चीज मैंने यहां पर बस लिख लिया था, वाई स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, और ये बाई 2। समझ आया? यहां से आया था, वही दोनों का निकाल के बस मैंने सॉल्व कर लिया। क्लियर? चलिए, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, यदि संख्या को अगर 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो x का न्यूनतम मान क्या होगा? यानी ये वाला जो नंबर है ना 7x5462, ये नंबर अगर पूरा कंप्लीटली अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो आपसे पूछा है कि x का मिनिमम वैल्यू क्या होगा। ठीक है, मिनिमम पूछा है। तो आपको पता होना चाहिए 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। जो भी मतलब 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि वो नंबर का पूरा सम, यानी इन नंबरों का अगर आप सम निकालोगे वो क्या होगा? 9 का मल्टीपल में होगा। तो जोड़ लेते हैं, तो 6 2 8 5 4 9, ये तो ऐसे खत्म हो गया। 6 2 8 और 8 7 15, यानी 15 प्लस एक्स। अब मेरे को बताओ एक्स का मिनिमम ऐसा वैल्यू क्या रखेंगे जो 9 से डिवाइड हो जाए 15 प्लस एक्स में करके? तो एक्स का वैल्यू 1 रखोगे तो 15 1 16 होगा, एक्स का वैल्यू 2 रखोगे तो 17 होगा, एक्स का वैल्यू 3 रख देंगे तो 15 3 18 और 18 9 से डिवाइड हो जाएगा, यानी एक्स का मिनिमम वैल्यू 3 होगा। क्लियर? एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, देखो क्वेश्चन का लैंग्वेज को देखो कैसे कैसे घुमा घुमा के पूछ रहा। एनटीपीसी इस बार का में यही हुआ था, लैंग्वेज को बड़ी घुमा घुमा के आपसे पूछा गया था। यहां पर क्या बोला? 30 के 3 हजारांश के 3 शतांश के 3 दशांश के 3 गुना का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर कोई भी पढ़ेगा तो एक बार में देखेगा कि क्या लिखा हुआ, किस लैंग्वेज में लिखा है। आप ध्यान से देखो, ये लैंग्वेज में थोड़ा सा उल्टा पुल्टा कर दिया है। क्या बोलना चाह रहा है? ये ऑफ दे रखा है, यानी क्या बोला है? 30 का 3 हजारांश, यानी हजारांश मतलब समझते हो? तो मतलब ये इसका जो है ये डेसिमल में आपको बोलना चाह रहा है, ये थाउजेंड्स में है,
यानी 3/000, हजारांश मतलब हजार है, इसका मल्टीपल, क्योंकि इसी का बोल रहा है 30 के 3 हजारांश लिख दिया। फिर 3 शतांश, शतांश मतलब शतक यानी 100 हो जाएगा, इनटू 3 दशांक यानी 10 हो गया, के 3 गुना। आपसे इसी का तो मान पूछा है ना, कुछ और थोड़ी पूछा है। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 9 27 81 243, 243 हो गया। मगर नीचे ध्यान दीजिएगा 5 जीरो है, तो 1 0 यहाँ 4 और 1 0 पॉइंट, यानी इसका आंसर क्या होगा 0.00243। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बोलो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इसको देखो। अब यहां पर क्या बोला, बिंदु पी पर खड़ा एक व्यक्ति एक मीनार के शीर्ष को देख रहा है। जिस बिंदु एस द्वारा चिन्हित किया गया है, वह व्यक्ति मीनार के पद बिंदु की दिशा में 40√3 मीटर की दूरी तय करके बिंदु क्यू पर पहुंचता है। बिंदु क्यू से एस का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई अगर 60 मीटर है तो पी से एस का उन्नयन कोण बताओ क्या होगा। देखो यहाँ पर क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन में सिंपली क्या बोल रखा है कि मान लो कोई एक बिंदु है, ठीक है, ये बिंदु मान लेता हूं मैं। यहां से कोई एक आपका टावर के टॉप पर देखा जा रहा है, ठीक है, टावर के टॉप पर देखा जा रहा है। ये बिंदु है, पी बिंदु है, और ये टावर का जो टॉप है वो एस बिंदु है। अब क्या बोला है कि वो आदमी जो भी देख रहा था वो क्या किया, थोड़ा दूर आगे चला, ठीक है, टावर की ओर चला। टावर की ओर कितना दूर चला वो, 40√3, ठीक है, यानी 40√3 मीटर आगे चला। अब वहां से वो क्या किया, टावर का फिर टॉप में देखा। जब वो टावर के टॉप में देखा तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन गया था, यानी उन्नयन कोण 60 डिग्री का बन रहा था। क्लियर। अब आपको क्या बोला है कि बिंदु Q से S का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई, यानी आपको मीनार का हाइट भी दे रखा है, और ये वाला Q पॉइंट है, Q पॉइंट तक पहुंचने के बाद वो देखा था। अब बोला है कि आपको साथ में मीनार का ऊंचाई भी दे रखा था 60 मीटर के बराबर है। तो आपसे वो पूछा है कि P से S का उन्नयन कोण ज्ञात करें। यानी ये जो P पॉइंट से जो टावर को देख रहा था, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन आपको बताना है। बोलो बताओ, नहीं बता दो क्या आसानी से। क्वेश्चन में कुछ नहीं, केवल क्वेश्चन को लेंदी करके आपके सामने फेंक दिया गया, और तो है नहीं क्वेश्चन में। थोड़ा सा चीजों को समझोगे तो आपको खुद ही इसका आंसर बता सकते हो। सबसे पहले तो आप तो जानते होंगे ना कि अगर कोई भी जगह से अगर कोई टावर के टॉप पर देखा जा रहा है, तो जो भी उसका उन्नयन कोण बनता है, तो जैसे जैसे आप टावर की ओर बढ़ते जाओगे तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, बढ़ता जाता है। यानी यहां पर जो भी एंगल ऑफ एलिवेशन बना होगा, ये 60 डिग्री से तो कम ही बना होगा। जैसे जैसे आप टावर की ओर बढ़ोगे वैसे वैसे आपका उन्नयन कोण क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो आप ही समझो ना, यानी ये 60 डिग्री है तो ये वाला डिग्री क्या होगा, 60 से कम होगा। हम ऑप्शन का देखेंगे तो ये तो इसका आंसर कभी भी नहीं हो सकता, और ना ये कभी हो सकता है। बोलो, ये दो ऑप्शन तो पहले खत्म हो गया, बिना बनाए खत्म हो गया। अब आप इसमें से नहीं बता दोगे, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओगे तो आप नहीं बता दोगे 30 डिग्री इसका आंसर होगा। अब आपको हाइट एंड डिस्टेंस का यहाँ पर अब पता होना चाहिए सारा खेला कि किस तरीके से हम लोग खेलते हैं। रेशियो में खेलना है तो रेशियो में खेल लो, हमको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करने की जरूरत नहीं है। ये आपको पता है ये 90 डिग्री बनने वाला, ये 30 डिग्री बनने वाला है। हमको सबसे पहले ये वाला का वैल्यू चाहिए, ठीक है। मैं मान लेता हूँ अगर ये एक्स पॉइंट है तो हमको क्यू और एक्स का पहले दूरी पता होना चाहिए, 30 60 90 का। उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ आपको पता होगा, मेरा आप वीडियो देखे होंगे, आप जैसा चाहो वैसा बनाओ, ठीक है। हमको क्यू एक्स का वैल्यू चाहिए, तो आपको पता है 30 60 90 का क्या रेशियो होता है, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री का रेशियो क्या होता है बीच आपस में, 1√3, और ये 2 का रेशियो होता है। आप ध्यान से देखो, मेरे को 60 डिग्री यानी 60 डिग्री के सामने वाला भुजा का वैल्यू दे रखा है कितना, 60 डिग्री के सामने वाला भुजा का वैल्यू कितना दे रखा है, 60 मीटर दे रखा है। तो आप नहीं निकाल लोगे 1 यूनिट के सामने वाला भुजा का वैल्यू। अगर √3 यूनिट का वैल्यू अगर 60 मीटर है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60/√3 हो जाएगा। यानी ये वाला भुजा आप आसानी से निकाल ले, क्योंकि हम क्यों निकाले 1 यूनिट का वैल्यू, क्योंकि देखो 30 डिग्री के सामने वाला भुजा ये वाला, तुमको इसलिए इसका निकालना पड़ा। यानी ये वाला आप आसानी से निकालिए 60/√3। करने का जरूरत नहीं था, ये सिर्फ मैंने बताया ताकि चीज़ें सब कोई समझ पाए कि ऐसे कैसे कैसे हो रहा। अब आपके पास देखो ये वाला भी निकल के आ चुका है। पी एक्स का मान आपके पास है और एस और एक्स का भी मान आपके पास है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं बता दोगे। टेन थीटा होगा क्या मेरा, P/B। P यहाँ पर मेरा क्या है, परपेंडिकुलर, लंब क्या है, लंब यानी टावर का हाइट 60 है, और यहाँ पर आधार क्या है मेरा 40√3 प्लस 60√3, दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, √3 3 120 और 60 180/√3, यानी √3 से कट जाएगा, यानी 60√3 आ जाएगा। यानी ये कितना आ गया, 60√3 आ गया। तो 60 से 60 कैंसिल, यानी 1/√3 आ गया। तो बताओ 10 का वैल्यू 1/√3 कितने एंगल पर होता है, 30 डिग्री पर होता है, यानी थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। यानी ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर।
चलिए, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, ये आपको ट्रिग्नोमेट्री का cos x प्लस वाई का मान दे रखा है, sin x माइनस वाई का मान दे रखा है, आपसे बोला x और y एक धनात्मक न्यून कोण है, और साथ में एक हिंट ये भी दे रखा है कि x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू y के बराबर है। तो मान बताओ, आपको पता है कि अगर cos x प्लस वाई क्या दे रखा है 1/2, तो सबसे पहले आप बताओ cos का वैल्यू 1/2 कितने डिग्री पर होता है, तो आप बोलोगे cos 60 डिग्री पर होता है। तो बस यार इक्वल कर लो, तो यानी x प्लस वाई यहाँ से मेरा कितना निकल के आ गया, 60 डिग्री निकल के आ गया। वैसे ही साइन x माइनस वाई इक्वल टू 0 के बराबर है, तो आप मेरे को बताओ साइन का वैल्यू 0 डिग्री कितने पर होता है, तो आप बोलोगे 0 डिग्री पर होता है। तो आप यहाँ से x और y का वैल्यू नहीं बता दोगे आसानी से दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके, दोनों को जोड़ेंगे तो 2x 60 डिग्री, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 30 डिग्री, x का वैल्यू 30 डिग्री है तो दोनों का सम है 60 डिग्री, तो ये y का वैल्यू भी क्या होगा 30 डिग्री, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्योंकि हिंट में पहले ही बोल रखा था कि x का वैल्यू ग्रेटर देन भी हो सकता है या फिर बराबर भी हो सकता है, तो आंसर फिलहाल हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक क्वेश्चन इसको ट्राई करो। अब ये क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का, कोशिश करना एक बार में आंसर निकालने का, भले समय ले लेना मगर एक बार में निकालना, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कई सारे लोग यहाँ पर फंस सकते हैं। देखो आराम से सॉल्व करो, आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए बोर्ड मास। सबसे पहले ब्रैकेट में आप धाबा बोल सकते हो, मैं बार बार बोलता हूँ कि जब भी अगर आपको ब्रैकेट दिखे तो पहले ब्रैकेट को ही जड़ से खत्म करेंगे। यहाँ पर देखो अंदर में मिडिल ब्रैकेट है, फिर ये आपका बड़ा वाला ब्रैकेट है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं पहले ब्रैकेट में ही धाबा बोल रहे हैं, और x का मान आपको बताना, चूंकि यहाँ पर x छिपा हुआ है। कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए आप जो चाहो वो कर सकते हो। आप यहाँ पर अगर थोड़ा सा ध्यान से देखो, मैं 5 1/2 है, मैं पहले ही खोल दे रहा हूँ, ठीक है, -7 1/2 और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, फिर 2.8 डिवाइड है, पहले डिवाइड करना होगा, यहाँ से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 2.8/x हो जाएगा। यहाँ तक सभी को समझ आ रहा है? यहाँ पर ध्यान से देखो, ये 5.5 है और ये 7.5 है, आप इसको घटा नहीं सकते हो आसानी से। 5.5 और 7.5 अगर घटेगा तो बचेगा कितना, केवल 2 बचेगा, वो भी माइनस में बचेगा। ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब यहाँ पर अगर आप पॉइंट से कंफ्यूज हो रहे हो ना, तो इसको पॉइंट को हटाओगे तो नीचे 10 आ जाएगा, फिर आप 2 से काटोगे तो ये 14 बन जाएगा, ये 5 बन जाएगा, यानी आप यहाँ पर डायरेक्टली 14/5x आप लिख सकते थे। बोलो लिख सकते थे नहीं लिख सकते थे? यानी इतना को सॉल्व करने से मेरा इतना निकल के आ गया, बस खत्म हो गया यार, इतना ही तो करना था। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या था 8.5, यहाँ पर मेरा क्या निकल के आया था -2 -14/5x हो गया। अब देखो एक चीज और बच गया था यहाँ पास, इनटू है, फिर यहाँ पर आपका डिवाइड है, तो किसी को भी सॉल्व करो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर देखो थोड़ा ध्यान से देखना, 4.25 है, यहाँ पर मैं करके दिखा रहा हूँ, ये डिवाइड में क्या है 0.2 इंटू 0.2, तो पॉइंट से पॉइंट तो कैंसिल हो जाना है ना, पॉइंट के बाद डबल डिजिट और यहाँ पर भी पॉइंट के बाद सिंगल सिंगल, यानी कट जाएगा। यानी यहाँ से मेरा घुमा फिरा के मेरा क्या निकल के आया 425/4, मेरे को इसका जरूरत है, ठीक है, 425/4 आपका निकल के आया। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में अब हम क्या करेंगे, बस अब खत्म करेंगे कहानी, तो माइनस माइनस खोलेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 2 का गुना हम इससे करेंगे तो 1 के साथ तो कट जाएगा ये वाला, तो यहां पर बचेगा कितना 425/2, तो 425/2 को सॉल्व करोगे तो 212/212.5, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, समझ आ रहा है ना, प्लस हो जाएगा, फिर यहां से काटेंगे 5 बार में तो कितने बार में कट जाएगा 8 और ये 5 85 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 7 बार में, यानी यहां से मेरा कितना निकल के आया बताओ, तो 7 गुना 85/2 गुना x। बोलो क्लियर है? दोनों जगह मल्टीप्लाई करना होगा ना, इक्वल टू किसके बराबर है 306 के बराबर है। अब आप देखो 212 को 8.5 में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका 20 और 21, यानी कितना हो जाएगा 221। 221 जब आप घटाओगे तो 6 से 1 जाएगा 5 और 10 से 2 जाएगा 8, तो यही 85 यहां से भी कैंसिल हो जाएगा, यानी आपके पास बचा क्या 7/2 x इक्वल टू 1, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/2, तो सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 3.5, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बोलो क्लियर है? एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, दो अभाज्य संख्या x और y, x ग्रेटर देन है y से, और उसका एलसीएम भी दे रखा है, आपसे इसका वैल्यू पूछा है। अब आपको पता है कि कोई भी दो प्राइम नंबर, यानी कोई भी दो प्राइम नंबर का अगर एलसीएम दे रखा है तो आपको तो पता है उसका एचसीएफ क्या होता है, कोई भी दो प्राइम नंबर का 1 होता है, ठीक है। तो ये 319 है, यानी ये x इंटू वाई का वैल्यू ही दे रखा है आपको 319 के बराबर। आप यहाँ से x और y का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो, बट क्वेश्चन में बोल रखा है कि x का वैल्यू y से बड़ा होना चाहिए। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ये 11 का मल्टीपल में है, तो 11 गुना कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा।
इसका मतलब जो x है, x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 29 होना चाहिए, और y का वैल्यू क्या होना चाहिए, 11 होना चाहिए। बात खत्म, पुट करो, आंसर निकालो। तो क्या हो जाएगा, 29 गुना 2 58 माइनस 11 5 55। तो 58 में से 55 जाएगा 3, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, एक कुर्सी को 5% हानि पर और एक मेज को 15% लाभ पर बेचने पर एक आदमी को 300 रुपए का लाभ होता है। यदि वह कुर्सी को 5% लाभ पर और मेज को 5% लाभ पर बेचता है तो उसे 180 रुपए का लाभ होता है। तो मेज का वास्तविक मूल्य बताओ क्या होगा। जल्दी से बताओ, जैसा चाहो वैसा करो। हमको पता है कि कोई कुर्सी है यानी चेयर है, अगर मैं चेयर, ठीक है समझना, करके दिखा देता हूँ यार। चेयर को मैं x मान लूँ और ये जो टेबल है ये इसको मैं अगर y मान लूँ, कोई प्रॉब्लम है किसी को? नहीं है। जो क्वेश्चन बोला गया बस हमको वो करना और कुछ नहीं करना। तो आप बोलोगे क्वेश्चन में क्या बोला था, कि पहले बोला था कि एक कुर्सी को 5% की हानि पे बेच रहा है। 5% का हानि पे बेच रहा है मतलब फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें तो 1/20, यानी ये आपका x/20। चूंकि ये हानि हो रहा है तो ध्यान देना, माइनस का साइन लगा देना जरूर। फिर मेज को 15% का प्रॉफिट में बेचा जा रहा है। तो मेज को अगर 15% का प्रॉफिट में बेचा जा रहा है, यानी y का क्या होगा, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, 3/20। यानी आप इसको आंख बंद करके ऐसा लिख सकते थे, जो कि किसके बराबर है, 300 रुपए के लाभ के बराबर है। बोलो क्लियर है। यहां से आप थोड़ा सा अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व करना चाहो तो क्या आएगा इक्वेशन, -x + 3y इक्वल टू, ये 20 वहां चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 6000 नहीं बन जाएगा आसानी से। ये मेरा पहला इक्वेशन बन के आ गया। उसी तरीके से दूसरा इक्वेशन बनाएंगे फिर से। दूसरा इक्वेशन में क्या बोला है कि कुर्सी को 5% के लाभ में बेचा गया, लाभ में बेचा गया यानी x/20 प्लस मेज को भी लाभ में बेचा गया यानी y/20 कितने के बराबर है, 180 के बराबर है। तो यहां से x और y का वैल्यू क्या निकल के आ रहा है, 3600 निकल के आ जाएगा। बोलो क्लियर है। अब ये दो इक्वेशन को सॉल्व करके आप नहीं x और y का वैल्यू बता दोगे, मेरे को किसको आंसर बताना है, मेज का वैल्यू बताना है, यानी y का वैल्यू बताना ना। तो x को काट देते हैं, तो दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं, तो ये y = 3600। तो दोनों दोनों आपस में कट गया, 3y और y कितना हो जाएगा, 4y हो जाएगा। 4y = कितना हो जाएगा, 9600 हो जाएगा। तो 4 से काटेंगे कितने बार में, 2400, यानी एक मेज की कीमत है 2400। कैलकुलेशन आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना फास्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 प्रेक्षणों का मध्य अगर 20 है, यदि एक प्रेक्षण जोड़ दिया जाता है तो मध्य 2 की वृद्धि होती है। तो जोड़े गए छठे प्रेक्षणों का मान बताओ क्या होगा, बता दो। 5 का अगर सम, अगर हम बात करें 5 का अगर टोटल सम की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। एक को जोड़ने पर मध्य 2 का वृद्धि होता है, तो 2 का वृद्धि हो रहा मतलब 22 हो गया। 22 पचे कितना हो जाएगा, सॉरी 22 गुना 6 कितना हो जाएगा, 22 गुना 6 132। बात समझ रहे हो। अब यानी 22 हो गया तो 22 गुना 6 कितना हो जाएगा, 132। तो छठे वाले का पूछ रहा था कितना हो जाएगा, 32, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आप इसको डेविएशन से भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में क्या बोला है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले n गोले बनाए जाते हैं, तो n का मान बताओ। तो वॉल्यूम हमेशा सेम होता है, मैंने बताया था कल वाले वीडियो में कि कभी भी कोई भी चीज़ को मेल्ट करके बनाया जाता है तो वॉल्यूम हमेशा सेम होता है, चाहे आप किसी भी आकार में बना दो। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि कोई बड़ा गोला को पिघलाकर छोटा गोला बनाया जा रहा है, बात खत्म। यानी अगर मैं बड़ा गोला 4/3 पाई r³ यानी सारा कुछ रेडियस पे ही डिपेंड करेगा। 0, अच्छा मैं यहाँ पर 100 कर दिया हूँ, ठीक है, दो 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 तो 10 हो गया, 100। और यहाँ से n नंबर ऑफ छोटा गोला बनाए जा रहे हैं, तो इसका भी तो वॉल्यूम वही होगा 4/3 पाई r³। अब ये कितना बनाना है, 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला बनाना है, तो ये 2.5 का बनाना है। सॉल्व करो, ये सब ऐसे ऐसे कट जाना है, ये सबको कुछ करना नहीं था मेरे को। तो यहाँ पर मेरा कितना आया, 1000 = n, और ये 2.5 और ये 2.5। पॉइंट हटाओगे तो खेला आपको समझ आ चुका है। यहाँ पर क्या होगा, 3 0 चिपकाना पड़ेगा। 25 से काटोगे कितने बार में, 4 0, खत्म हो गया। यहाँ से फिर से आप काटना चाहो तो 25 से काट दो, यहाँ पर भी 4 0। फिर 25 से अब नहीं काट के 5 से दो बार काटेंगे, तो एक बार 5 से काटेंगे तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, एक बार 5 से काटेंगे तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। यानी n का वैल्यू कितना आ गया, 8 64। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। आप वहाँ पर रेडियस से भी डायरेक्ट डील कर सकते थे अगर आप चीज़ें समझ रहे हो तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखो। यहाँ पर क्या बोला है कि 17 का पावर है 200, अगर इसको 18 से जब विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या मिलेगा, यानी रिमाइंडर क्या मिलेगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले ये पावर को अगर आप इग्नोर कर दो, आपको पता है अगर हम 17 को अगर भाग देंगे 18 से तो पॉजिटिव में रिमाइंडर क्या बचेगा, 17 ही बचेगा। पॉजिटिव में शेषफल क्या बचेगा, 17 बचेगा, क्योंकि 18 उससे बड़ा है। मगर नेगेटिव में अगर मैं रिमाइंडर की बात करूं तो नेगेटिव में रिमाइंडर क्या बचेगा, तो आप बोलोगे भैया -1 बचेगा। अगर उसके पास -1 होता तो पूरा पूरा कट जाता। बात समझे, यानी 17 को अगर हम 18 से भाग देंगे तो नेगेटिव में रिमाइंडर क्या बचेगा, -1 बचेगा। अब इसी -1 के पावर में क्या था आपका, 200 था। तो अब देख लो ना, अब माइनस के पावर में आपका यहाँ पर क्या है, इवन नंबर में पावर है। इवन नंबर में पावर है तो इसका मतलब क्या होगा, वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में रहेगा, यानी 1 इसका आंसर होगा। अगर ये ऑड नंबर में पावर होता तो आंसर क्या होता, -1 होता, या फिर पॉजिटिव में अगर आंसर दिया होता रिमाइंडर तो फिर 17 होता। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखो जल्दी से। अब यहां पर क्या बोला, 1162 को ए बी सी के बीच में इस रेशियो में बांट दिया गया, तो उनका क्या अमाउंट होगा ये आपको बताना है। तो रेशियो क्या दे रखा, 35 28 20, जोड़ दो यहाँ पास। तो 35 और 28 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा मेरा, 63, और 63 और 20 जोड़ोगे तो 83, यानी इसी 83 यूनिट का वैल्यू किसके बराबर है, 1162 के बराबर है। तो एक यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, यहाँ पर इकाई अंक क्या है, 2 है, और यहाँ 3 है, यानी 3 का मल्टीप्लाई 4 से होगा तभी 2 आ पाएगा, और 83 का गुना 10 से होगा तो 830 हो जाएगा, यानी एक यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 14 के बराबर आ जाएगा। आपको बताना है बस, सब देख लो। तो 35 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 35 गुना 14 यानी 70 गुना 7 490, जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में ही दिख रहेगा वैल्यू, यानी करेक्ट आंसर यहीं से पता चल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, इसको ट्राई करो। ए और बी का आय का अनुपात दे रखा है, उनके संगत व्ययों का अनुपात भी दे रखा है। यदि वर्ष के अंत में उनमें से प्रत्येक की बचत 1600 रुपए है तो ए का आय ज्ञात करें। जैसा चाहो वैसा बनाओ। नॉर्मली आपको बस यहाँ पर पता होना चाहिए कि इनकम होता क्या है, ये सभी लोग जानते भी होंगे यार। इनकम इक्वल टू होता है क्या, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। या फिर आप इस बात को घुमा फिरा के भी बोल सकते हो कि एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो आप बोल सकते हो कि भाई इनकम में से जब हम घटा देंगे सेविंग को तो मेरा एक्सपेंडिचर हो जाएगा। या फिर अगर मैं आपसे पूछूंगा सेविंग क्या होता है तो आप बोलोगे इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा देंगे तो सेविंग हो जाएगा। बात समझे। बस अब जैसा क्वेश्चन बोला बस वैसा करो, या फिर जैसा चाहो वैसा बना लो। ये ए और बी का दे रखा था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये 5x और ये 4x, इस दोनों का सेविंग सेम हो रहा है, यानी दोनों का अगर सेविंग में अगर 1600 मैं घटा दूं तो यही तो एक्सपेंडिचर के रेशियो का बराबर होगा ना। सॉल्व कर लो, ये करना नहीं है तो मैं केवल करके दिखा रहा हूँ। 5 2 10 और 4 3 12, यानी 2x हो गया। 16 तो 32 और 16 3 48, यानी कितना हो गया, 1600 हो गया। 2 से काटेंगे 800, x का वैल्यू 800 है, तो आपसे एक आय पूछा था तो एक आय कितना हो जाएगा, 800 गुना 5 यानी 4000। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। रेशियो से भी डील कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी दोनों सोना और तांबे के क्रमश 7 और 2 7 और 11 के अनुपात में मिलाकर बनाई गई दो मिश्र धातुओं है। दोनों मिश्र धातुओं की समान मात्रा को पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु सी बनाई जाती है। यदि सी में तांबे की मात्रा 10 kg है तो सोने की मात्रा बताओ क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को भी जैसा चाहो वैसा बना लो यार। ए और बी कोई दो चीज है, सोना तांबा, ठीक है। ए और बी दोनों सोना और तांबे का क्रमश, मतलब ए कंटेनर एक बी कंटेनर है, यानी कोई एक ए बीकर है और एक बी बीकर है, जिसमें सोना और चांदी का रेशियो दे रखा है 7:2 के अनुपात में और 7 और 11 के अनुपात में, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे ए और बी का, तो इसको मैं हटा रहा हूं, ए और बी का जरूरत नहीं है फिलहाल। यहां पर देखो ये सोना यानी ये गोल्ड हो गया और ये सिल्वर। पहला वाला अगर पहला वाले की बात करेंगे, ये किस रेशियो में है, 7 और 2 के रेशियो में है। और दूसरा वाला अगर बीकर की बात करेंगे, इस बर्तन में कितना है, 7 और 11 के रेशियो में है। क्वेश्चन में क्या बोला, दोनों को मिलाकर दोनों मिश्र धातुओं का समान मात्रा को पिघलाकर एक तीसरा मिश्र धातु बनाया गया, यानी दोनों का वॉल्यूम सेम है। तो दोनों का वॉल्यूम सेम है तो रूल के हिसाब से ये 7 यूनिट है और ये 2 यूनिट है, कितना कितना हो गया, ये 9 यूनिट हो गया। ये 7 यूनिट और 11 यूनिट है तो कितना हो गया, 18 यूनिट हो गया। तो पहले तो हमको दोनों को इक्वल करना होगा, यानी 2 से गुना करना होगा। तो 2 से गुना करेंगे तो इसमें तो कितना आ जाएगा, ये 14 निकल के आ जाएगा। यहां पर 2 का गुना करेंगे तो कितना निकल के आ गया, 4 निकल के आ गया। बस दोनों को
मिलाया गया था ना, तो 14 और 7 कितना हो गया, 21 हो गया, और 11 और 4 कितना हो गया, 15 हो गया, बात खत्म। या अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला था कि अगर यदि सी में तांबे की मात्रा, अच्छा ये तांबे की मात्रा, ठीक है, माफी चाहूंगा, ये तांबे में बोल रहा हूँ, सिल्वर में है मुझे लग रहा है, ये तांबा है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तांबे की मात्रा अगर 10 केजी है, यानी ये 15 यूनिट का वैल्यू अगर बोल रखा है कि ये 10 केजी है, तो मेरे भाई बताओ सोने का मात्रा क्या होगा। तो अगर 15 यूनिट का वैल्यू अगर 10 केजी है, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10/15। आपको निकालना कितना का था, 21 का निकालना है। सॉल्व कर लो, 5 से काटेंगे 3 बार में, ये 2 बार में, 3 से काटेंगे 7 बार में, यानी 7 गुना 2 14 केजी, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये एक जबरदस्त क्वेश्चन है, ये आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन, आपने नाम सुना होगा, बस ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, वाकई में जबरदस्त क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन नहीं निकल पा रहे थे एनालिसिस में। मैं एनालिसिस में पता तो चल गया था कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्वेश्चन बन रहे हैं, बट ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत मुश्किल से ही निकल पा रहे थे, मतलब ऐसे इस टाइप के नहीं निकल रहे थे, और अलग अलग टाइप के निकल रहे थे, जिसको मैंने कवर भी किया था, बट ये वाला कवर मैंने नहीं किया था, ठीक है। बट कॉन्सेप्ट सेम ही है, अगर आपको चीजें समझ आता है तो आप इस क्वेश्चन को भी बना सकते हो। यहाँ पर पहले क्वेश्चन समझो क्या बोला है, n व्यक्तियों का एक वृत्त के परिधि के निश्चित बिंदुओं पर खड़े हैं। व्यक्तियों का प्रत्येक संभावित युग्म जो एक दूसरे के बगल में नहीं खड़े हैं, एक के बाद एक करके 2 मिनट का एक गीत गाते हैं। यदि गीत गाने में लगा कुल समय 40 मिनट है, तो n का मान ज्ञात करें। यानी क्वेश्चन में समझो, अब यहाँ पास क्या बोला है कि कोई एक सर्कल है, सर्कल में कुछ व्यक्ति खड़े हैं, ठीक है, कुछ व्यक्ति खड़े हैं, कहीं कितने भी हो सकते हैं व्यक्ति, मुझे नहीं पता, कोई आइडिया नहीं है। अब क्या बोल रहा है कि उस सर्कल में एक निश्चित दूरी पर सब आदमी खड़े हैं। सभी व्यक्तियों ने क्या किया, एक पेयर में बनाकर, मतलब सभी व्यक्तियों क्या कर रहे हैं, एक पेयर में मिलकर गाना गा रहे हैं। जैसे मान लो ये ए व्यक्ति है, ये बी व्यक्ति है, ये सी व्यक्ति है, तो ए व्यक्ति क्या कर रहा है, सी व्यक्ति के साथ मिलकर गाना गा रहा, या डी मान लो, या ई मान लो, ये एफ मान लो, ये जी मान लो, ये एच मान लो, ये आई मान लो, ठीक है। तो वही बोला है कि जो सर्कल में जो सभी आदमी खड़े हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, मिल मिलकर गाना गा रहे हैं, सभी के साथ मिल मिल के गाना गा रहे हैं। यानी ए व्यक्ति क्या कर रहा है, सी के साथ मिलकर गाना गा रहा, फिर डी के साथ मिलकर गाना गा रहा, ई के साथ मिलकर गाना गा रहा, एफ के साथ मिलकर गाना गा रहा, जी के साथ मिलकर गाना गा रहा, एच के साथ मिलकर गाना गा रहा, मगर अपने एडजेसेंट साइड पर बैठे हुए या फिर खड़े हुए आदमी के साथ वो मिलकर गाना नहीं गा रहा। मतलब समझे, यानी उसके जो बगल में जो भी आदमी, यानी ए के बगल में अगर बी यहां पर मैं रखा हूं, तो वो ए बी के साथ मिलकर गाना नहीं गा रहा, और ना ए आपका आई के साथ मिलकर गाना गा रहा है। बात समझ रहे हो। वैसे ही करके सभी आदमी सभी के साथ मिलकर गाना गा रहे हैं, यानी युगम पेयर में आपका मिलकर सॉन्ग मतलब गाना गा रहे हैं, ठीक है, मगर अपने एडजेसेंट साइड के आदमी के साथ वो गाना नहीं गा रहे हैं। अब आप समझ गए होंगे, जैसे कि बी भी अगर गाना गाएगा ना, तो किसके साथ गाएगा, वो ए और सी को छोड़कर बाकी सभी के साथ गाना गाएगा। डी अगर गाना गाएगा ना, तो ई और सी को छोड़कर वो बाकी सभी के साथ गाना गाएगा। तो उसी तरीके से जितने भी उस मतलब उस गोले में जितने भी आदमी बैठे होंगे, वो सभी लोग गाना गाएंगे, मगर अपने इर्द गिर्द यानी अपने अगल बगल के साथ ना गाना गाते हुए बाकी सभी के साथ वो गाना गाएंगे। क्लियर। अब वो जो गाना गा रहे हैं, वो हर गाना मतलब सभी लोग इसी तरीके से गाना गाएंगे, हर गाना का जो ड्यूरेशन है वो 2-2 मिनट का है, ये भी आपको क्वेश्चन में बोल रखा है। और जिसमें पूरा गाना गाना यानी सभी लोग जब एक साथ सभी के साथ गाना मिलकर गाना गा दिए, तो टोटल 40 मिनट का समय लगा है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा था, बताओ नंबर्स ऑफ पीपुल कितना है उस सर्कल में, ये आपका क्वेश्चन है। अब मैं उम्मीद करता हूं चीजें अब आप सभी लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा हूं। अब यहां पर बात करेंगे कि सबसे पहले तो आपका दिमाग में घंटी बज गया होगा कि अगर टोटल समय अगर 40 मिनट लगा है और एक गाना 2 मिनट का है, तो इसका मतलब टोटल कितना गाना गाए गए होंगे। तो आप बोलोगे भैया 20 गाना तो जरूर गाए गए होंगे, यानी टोटल जो ये पेयर बनाया गया है, सभी लोग अपना मिल मिलकर जो गाना गाए हैं, टोटल 20 ही पेयर बना होगा, टोटल 20 ही पेयर बना होगा। तो बस अब खेला यहां से स्टार्ट होगा। तो बस आपको पता चल गया कि भाई n नंबर्स ऑफ आदमी हैं और सभी लोग पेयर में गाना गा रहे हैं, 2-2 करके पेयर बन रहा है, तो NC2, ठीक है, NC2 कॉम्बिनेशन लग रहा है। आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए, और सबसे बड़ा एक जो डिफरेंस होता है आपको ये भी पता होना चाहिए कि कॉम्बिनेशन में देखो कि हम लोग जो भी अरेंजमेंट तैयार करते हैं उसमें हम लोगों को ऑर्डर से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। परम्यूटेशन में क्या होता है कि ऑर्डर का फर्क पड़ता है, ठीक है, मेरे बगल में कौन बैठा, तेरे बगल में कौन बैठा, वो अरेंजमेंट में फर्क पड़ता है, बट कॉम्बिनेशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है।
ऑर्डर का वहां पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बस आपको कॉम्बिनेशन तैयार करना होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कॉम्बिनेशन हो रहा है, ये चीज आपको समझ में आना चाहिए था। तो n संख्या में पर्सन्स है जो कि सभी पेयर में गाना गा रहे हैं, ठीक है, पेयर में गाना गा रहे हैं। अगर तीन तीन करके अगर क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाता ना तो बोल देता तीन तीन करके गाना गा रहे हैं, तो फिर तीन तीन करके हमको कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता हम लोग को। बात समझे? तो बस उसी तरीके से n नंबर्स ऑफ संख्याज है जो कि दो दो करके आपका गाना गा रहे हैं, तो NC2 ये हो गया मेरा। आप सोचोगे यही हो गया क्या मेरा आंसर? नहीं मेरे भाई, आपको पता है टोटल कितना गाना गा रहे थे? टोटल मतलब वो लोग कितने गाना गा पाएंगे, मतलब आपका टोटल 20 गाना गा पाएंगे, तो आपको लगेगा NC2 इक्वल टू 20। नहीं, अभी तो एक खेला बचा हुआ है आपका। ध्यान दो, ये तो हम लोग पूरा पेयर निकाल दिए, ये हम लोग पूरा पेयर निकाल चुके हैं, जबकि आपको क्वेश्चन में कंडीशन पहले ही दे रखा था ना कि अपना अगल बगल वाला आदमी को वो लोग नहीं लिया है, बाकी सबके साथ वो पेयर बनाया है। तो भाई मेरे जितने भी नंबर्स ऑफ पीपुल होंगे उस सर्कल में, यानी उस गोला में जितने भी नंबर खड़े होंगे, और वो लोगों को अगर अपना अगल बगल अगर हटा देना है तो उसको माइनस करना होगा, जो कि मेरा वही n नंबर्स में वो आपके पर्सन्स होंगे। बात समझे? यानी NC2 माइनस n, अब आपका वैल्यू क्या होगा? 20 के बराबर होना चाहिए। बात समझे? क्योंकि NC2 मेरा क्या होगा? वो कॉम्बिनेशन होगा जो हर कोई एक दूसरे के साथ गाना गा रहा है, मगर आपको पता है कि वो अपने एडजेसेंट साइड वाले बंदे के साथ वो गाना नहीं गाएगा। तो इसका मतलब आपको जितने भी आप अगर निकालोगे, तो जो जितने भी अगर एक साथ में अगर जो जो खड़े, अगर मान लो आप उसका संख्या निकालोगे जो आपके एडजेसेंट में सिर्फ आपके बैठे, मतलब उस गोले में अगर आप उसका संख्या निकालोगे जो अपने सिर्फ बगल वाले के साथ गाना गाया है, तो उनका संख्या क्या होगा? n ही होगा। आप एक बार करके देखो, n ही होगा। तो बस उसी n को मैं माइनस कर दे रहा हूं, बस अब सॉल्व करो, हो गया खत्म। यही था सॉल्व करना। अब मैं उम्मीद करता हूं ये सब चीज आप सॉल्व करना जानते होंगे। n फैक्टोरियल, n-2 फैक्टोरियल, और ये 2 फैक्टोरियल, ठीक है। 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1 2 ही होगा। इसको थोड़ा सा और थोड़ा सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा? n-1, n-1 और n-2 से कट जाएगा यानी 2 हो जाएगा। यानी इसके जगह पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो n-1/2 माइनस n लिख सकते हो। बस इसी को आप सॉल्व करना है, तो मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ पर थोड़ा देर के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? n-1/2, और ये n इक्वल टू किसके बराबर? 20 के बराबर, क्योंकि यही मेरा 20 पेयर बना है, क्योंकि 20 गाना गाया है। अब सॉल्व करो यार, n² माइनस n, 2n, और ये 40 हो जाएगा। तो ये n² क्या हो जाएगा? 3n हो जाएगा, और ये -40 हो जाएगा, इक्वल टू 0 के बराबर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो n का वैल्यू क्या होगा? दो वैल्यू आएगा, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में। तो 40 है और -3 है, यानी 8 गुना 5 करेंगे तो 40 हो जाएगा, और 8 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यानी n का दो वैल्यू, एक आपका 8 पॉजिटिव में आएगा और एक वैल्यू आपका नेगेटिव में आएगा। तो नेगेटिव वाला वैल्यू कोई काम नहीं, यानी टोटल उस सर्कल में 8 व्यक्ति थे, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। अब यहाँ पर क्या बोला? रवि ने अजय से 50% अधिक धनराशि कमाई, अजय ने मदन से 30% कम धनराशि कमाई, तो रवि ने मदन से कितने प्रतिशत अधिक धनराशि कमाई? बताओ। अब यहाँ पर देख लो, रवि मेरा नाम है, मेरे से पूछा जा रहा, मेरे को लेके बोला जा रहा। तो यहाँ पर आप देख लो, रवि है और एक आपका अजय है और एक आपका मदन है, ठीक है, मदन है। अब सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। क्या बोला? रवि ने अजय से 50% अधिक कमाया। अगर अजय 2 कमाया तो रवि कितना कमाया होगा? 3 कमाया होगा। अजय मदन से 30% कम कमाया। अगर मदन 10 कमाया यानी इसका मतलब अजय आपका 7 कमाया होगा। तो इनके बीच में आप रेशियो निकाल सकते हो, ये 2 यहाँ आ जाएगा, ये 7 यहाँ आ जाएगा, यानी इनके तीनों के बीच में रेशियो क्या हो जाएगा? 7-2 14, 7-3 21, यानी इसी रेशियो में उनका कमाई हो रहा है। क्वेश्चन ने पूछा था रवि ने मदन से कितने प्रतिशत अधिक धनराशि कमाई, तो ये रहा मदन और ये रहा रवि, यानी कितना कमाया ज्यादा है? 1 यूनिट ज्यादा कमाया है। तो 1/20 कितना होता है? 5% नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। एक क्वेश्चन इसको देखो। अब ये क्वेश्चन का देख के आंसर बताओगे, सिर्फ 10 सेकंड बहुत ज्यादा होगा। आंसर देख के बताओ क्या होगा इसका आंसर। 4 का 16, 16 से 2 जाएगा 14, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये सब क्वेश्चन ऑलरेडी आपके ग्रुप डी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। यहाँ तो x² y² पूछ रहा हूँ, वहां पर x³ y³ पूछा जा चुका है। और मैंने एक वीडियो ऑलरेडी ग्रुप डी का बना के रखा, अभी तक मैंने पब्लिश नहीं किया। वहां पर भी मैंने सेम लास्ट वाले वीडियो में मैंने पब्लिश नहीं किया, मगर उसमें भी मैंने बहुत अच्छे से पूरा बताया, और इससे पहले भी कई बार हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। मैं बताता हूँ कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से देखना और उसको अलजेब्रा से बनाना। अलजेब्रा का ही मैथ है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देख लोगे तो, वरना फिर आप बेसिक से बनाओगे फिर सॉल्व करोगे।
आप यहाँ पर ध्यान से देखो ना, x का जो भी वैल्यू है और y का जो भी वैल्यू है, x का आप इन्वर्स कर दोगे, यानी x का आप रेसिप्रोकल निकाल लोगे, वही तो वैल्यू मेरा y का है। यानी अब थोड़ा सा ध्यान से देख लोगे तो x का जो भी वैल्यू है ना, वो 1/y के बराबर है। ये चीज केवल आपको समझ में आना चाहिए कि ये वैल्यू यार उल्टा पुल्टा तो केवल किया गया है ना। यानी x का वायतु क्रम आप जब लोगे ना तो y के वैल्यू के बराबर आ जाएगा, या फिर y का वायतु क्रम लोगे तो x के वैल्यू के बराबर आ जाएगा। यानी x का वैल्यू 1/y के बराबर है। जब ये x का वैल्यू 1/y के बराबर है तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, x² प्लस वाई स्क्वायर, यानी x² तो ठीक है, y² के जगह पे आप क्या लिख सकते हो 1/x, यानी आपको इतना का ही तो वैल्यू पूछा है ना। अब आप ध्यान से देखो, आप इसको अलजेब्रा से नहीं बना लोगे जब आपके पास x प्लस 1/x का वैल्यू आ जाएगा तो। बोलो कितना आसान है कि नहीं। समझ आ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये चीज समझने का था। अब x प्लस 1/x का वैल्यू आप भी निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पर देखोगे तो कंजुगेट करोगे तो 3 से 1 जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ से जाएगा 2 हो जाएगा, यानी आपका x का वैल्यू कितना आ जा रहा है, 4 आ जा रहा। ध्यान से देखो, दोनों को जोड़ लो, x प्लस 1/x का वैल्यू को देखो, दोनों कट के आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 2 2 4। अब यही जब x प्लस 1/x का वैल्यू जब 4 है तो 4 का इसको डायरेक्ट बनाने में हम लोग क्या करते हैं, n का स्क्वायर और प्लस है तो माइनस कर देते हैं, यानी 4 का स्क्वायर 16, 16 में 2 जाएगा 14, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। इसी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, अगर आपको मान लो ये वाला हटा दो, चलो मैं ये क्वेश्चन को यहाँ से ये वाला चीज को हटा के अब मैं पूछ लूं कि x³ प्लस y³ क्या होगा, अब आप क्या करोगे। तो यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, हमको ये तो वैल्यू पता ही है कि भाई ये 4 होने वाला है, यहाँ पर क्या करेंगे फिर से समझ जाएंगे कि भाई ये x³ प्लस 1/x³ है, बात खत्म। क्या करेंगे, 4 चौके 64 और 64 में से 12 घटा देंगे, बात खत्म, 52 आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हो, ऐसा ऐसा क्वेश्चन बनता है एग्जाम में जहां पर आपको चीजें समझना पड़ता है, बात बाकी बेसिक से आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है। चलो, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, एक त्रिभुज ए बी सी के दो कोण एंगल ए और बी का योग इसके तीसरे कोण के बराबर है, तो तीसरा कोण का माप बताओ क्या होगा। तो सिंपल हो गया, ए और बी का योग उसके तीसरे कोण के बराबर है, तो तीसरे कोण के बराबर है जिसका मतलब सीधा सीधा 90 है, और 90 ही हो जाएगा तीसरा कोण का मान, क्योंकि 90 होगा तभी तो दोनों कोण का सम 90 के बराबर होगा, और ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 के बराबर होता है। तो करेक्ट आंसर फिलहाल यहाँ पर जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। एक क्वेश्चन ये है सिंप्लीफिकेशन, सॉल्व कर सकते हो, 25, 11, 14 और ये 5 और ये 11, ये 14, ये खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, खत्म खत्म, 5 बच गया, ऑप्शन सेकंड। एक क्वेश्चन, 2700 की राशि के इस प्रकार दो भागों में विभाजित करके उधार दिया जाता है कि उसका एक भाग 15% के दर से 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज, दूसरे भाग का 10% के दर से 6 वर्षों का प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर होता है, तो 15% के दर पर उधार दी गई राशि ज्ञात कीजिए। अब देखो, अब मेरे को पहले ये बताओ, ये 2700 का अमाउंट अगर दो लोगों के बीच में बांटा गया, पहले को तो 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जा रहा है और वो भी 4 साल के लिए दिया जा रहा है, तो कितना टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, 60% होगा। दूसरे व्यक्ति को 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया और 6 साल के लिए दिया गया, तो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, 60% का होगा। देखो ध्यान से, दोनों रेट ऑफ इंटरेस्ट जब सेम है तो इसका मतलब भाई क्या किया होगा, अमाउंट भी आधा आधा बांटा होगा, बात खत्म। मेरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो भी होता उसी रेट में, मतलब उसी हिसाब से पैसे में बांटा जाता। तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट में देखोगे तो 1:1 का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो मतलब पैसे भी आधे आधे बांटे गए होंगे, यानी 1350 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। एक क्वेश्चन ये है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 15% की कमी की जाती है तो इसका क्षेत्रफल होने वाली कमी ज्ञात करें। सक्सेसिव लगा दो डायरेक्ट, क्या हो जाएगा, -x माइनस वाई माइनस माइनस प्लस x इंटू वाई बाई 100, क्योंकि यहाँ पर कमी हो रहा है तो माइनस आपका वही ये आपका डिफाइन कर रहा है कि वो एरिया घट रहा है, तो लगा सकते हो -15 और माइनस माइनस प्लस यानी 2.25, यानी कितना हो जाएगा 25, 15 15 30 हो जाएगा, और 30 में से 2.25 जाएगा तो कितना हो जाएगा 27.75%, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी इतना प्रतिशत एरिया घट रहा है। अगर बढ़ने का बोलेगा तो फिर प्लस प्लस करेंगे, याद रखना, ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, ये नंबर सिस्टम का आपसे एलसीएम निकालने को बोला गया था, एलसीएम निकालने को बोला गया था। आपको बेसिक पता होगा कि अगर मान लो सपोज दैट एक्स का वैल्यू a³ इंटू बी स्क्वायर है और वाई का वैल्यू a इंटू बी है, हम लोग एलसीएम करते कैसे हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं यार, ए और बी अगर सामने सामने अगर ए और बी है ना,
तो डायरेक्ट क्या करते हैं कि ए का पावर मैक्सिमम पावर कितना है 3 है तो 3 हो जाएगा, और फिर बी का मैक्सिमम पावर कितना है बी स्क्वायर है, यानी यही तो मेरा एलसीएम हो जाएगा, बात खत्म। एचसीएफ में क्या करते हैं मिनिमम पावर वाला, बस कॉमन रहना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर अगर आप देखोगे एलसीएम ही तो निकालने बोला है। अब देखो यहाँ पर 2 है, तो 2 का पावर सबसे मैक्सिमम कितना दिख रहा है, मेरे को तो दिख रहा है 3, 3 ही दिख रहा है। ऑप्शन का हेल्प लेंगे तो ये खत्म ये खत्म। 3 का पावर अगर हम देखेंगे तो 3 का पावर मैक्सिमम पावर कितना दिख रहा है, 3 का मैक्सिमम पावर 3 दिख रहा है, यानी ये अभी भी बना हुआ है। आगे देखेंगे 5 का, तो 5 में भी देखो ये भी बना हुआ है। 7 का देखेंगे 7 भी बना हुआ है, मगर 11 भी तो होना चाहिए ना, 11 तो आपका भले कॉमन नहीं है मगर एलसीएम निकाल रहा है तो ये भी तो आएगा ना, यानी इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलो एक क्वेश्चन, दो आदमी एक निश्चित स्थान पर जाने के लिए पैदल चलना शुरू करते हैं, उनमें से एक आदमी 6 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से और दूसरा आदमी 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है। तो दूसरा आदमी पहले आदमी से 1 घंटा 4 मिनट पहले पहुंचता है, तो तय की गई दूरी बताओ क्या होगा। बताओ, ये मैं नहीं बताया हूँ कि बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बार लिख लो पेपर में, ये क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, मतलब आएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। तो डिस्टेंस पूछा है, तो एक आदमी का स्पीड कितना है आपका 6 का, एक आदमी का स्पीड क्या है 7.5 का, दोनों के स्पीड पर डिफरेंस कितना का 1.5 का। टाइम का डिफरेंस कितना दे रखा है 1 घंटा 4 मिनट। अब ध्यान देना 1 घंटा 4 मिनट, 4 मिनट को जब आप चेंज करोगे घंटा में, यानी तो 60 से भाग करोगे यानी 1/15 हो जाएगा, यानी एक तो पहले से था ही और 1/15, यानी मैं कह सकता हूँ 16/15, बात खत्म। सॉल्व कर लो, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 15 से काटेंगे 5 बार में, और 5 से काटेंगे 3 बार में, 3 से काटेंगे 2 बार में, 16 गुना 2 32 किलोमीटर, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, एक खंबे का 1/10 हिस्सा लाल रंग से, 1/20 हिस्सा सफेद रंग का, और 1/30 हिस्सा नीले रंग का, और 1/40 हिस्सा काले रंग का है, और शेष हिस्सा हरे रंग का है। यदि खंबे का हरे हिस्से की लंबाई अगर 4.75 मीटर है तो खंबे की पूरी लंबाई बताओ क्या होगा। अब आपको पता है यहाँ पर एक ही खंबे का 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/40, ठीक है। यहाँ पर कौन कौन आ गया है, लाल मतलब आपका लाल रंग आ गया, सफेद रंग आ गया, नीला रंग आ गया और काला रंग आ गया, ठीक है। अब इन सभी को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 बोले तो ये 12 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, यानी 12 6 18 4 22 और 3 25, यानी मैं कहना क्या चाहता हूँ 25/120, यानी अभी तक जितना भी था उसमें से 25/120 का रंग आपका हो चुका है, यही 25 में आपका चारों रंग है, ठीक है। तो अगर फ्रैक्शन है तो 1 में से अगर हम माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि टोटल हो गया 1 और इतना आपका पेंट हो चुका है, बात समझ रहे हो, इतना यानी पेंट हो चुका है, या फिर ऐसे भी समझो ना यार, यही तो टोटल होता है ना, नीचे वाला फ्रैक्शन टोटल हो गया, टोटल में 25 आपका रंग हो चुका है, यानी बचा कितना केवल आपका 95 यूनिट, यानी इसी 95 यूनिट का वैल्यू आपको दे रखा, क्योंकि यही मेरा हरा रंग है और इसी का वैल्यू दे रखा 4.75 के बराबर है। तो आप यहाँ से आपसे पूछा खंबे का पूरा लंबाई यानी 120 यूनिट का वैल्यू पूछा है, बात समझे। चलो इसको हटा दो, आप समझ जाए, यानी एक 25 का वैल्यू 95 यूनिट का वैल्यू दे रखा है क्योंकि वही मेरा हरा रंग है, क्योंकि 25 का तो 4 अलग अलग कलर है, बचा 95 का ये हाइट दे रखा है, तो आपसे टोटल का हाइट पूछा था, तो इसको मैं हटाता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा 25/120, जिसमें से आपको पता चल गया कि 95 यूनिट का ही वैल्यू दे रखा है 4.75 के बराबर। तो एक 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 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, तो 120 यूनिट का वैल्यू निकाल दो। सॉल्व कर लो अब इसको यहाँ से, तो 19 से 5 से पहले काटेंगे तो ये 19 बार में कट जाएगा और ये 24 5 120 जाएगा, 19 से काट लेते हैं एक बार में, तो 19 2 38, 38 यहाँ हो गया और 95 यानी 25 हो गया, और चूँकि 2.5 है, ठीक है, तो ये हम 12 कर देंगे और इसको 12 कर देंगे तो इसको 5 कर देंगे, तो 0.5, अच्छा ठीक है, ये 2.5 नहीं है यहाँ पर, ये पॉइंट यहाँ लगना चाहिए ना, ये यहाँ देखो ध्यान से, अगर हम 19 से काट रहे हैं तो ये पॉइंट 2.5 क्यों होगा, 0.25 होगा ना, और ये 24 है, अब गुना करेंगे ना, तो यार इसका 1/4 बताओ ना, 24 का 1/4 कितना होता है 6, बात खत्म, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। एक क्वेश्चन इसको देखो,
एक रेलगाड़ी आर चेन्नई से सुबह 5 बजे निकलती है और दोपहर 12 बजे विजयवाड़ा पहुंचती है। एक अन्य रेलगाड़ी जो एस विजयवाड़ा से सुबह 7 बजे निकलती है और शाम साढ़े पाँच बजे चेन्नई पहुंचती है। तो दोनों रेलगाड़ियां किस समय एक दूसरे को पार करेगी बताओ। तो आपको पता है इसका कॉन्सेप्ट मैं कई बार बता चुका हूँ कि देखो यार, ये रेलगाड़ी चेन्नई से निकल रहा, एक आपका विजयवाड़ा से निकल रहा, ठीक है। चेन्नई से निकलने वाला जो ट्रेन है वो सुबह का 5 बजे निकल रहा और पहुंच कितना बजे रहा, 12 बजे पहुंच रहा। जो विजयवाड़ा से निकल रहा वो निकल रहा 7 बजे और पहुंच रहा कितना बजे, शाम का 5:30 बजे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो चेन्नई से 5 बजे निकला था, जो 12 बजे पहुंचा, ये टोटल कितना समय लिया, तो आप बोलोगे 7 घंटा का समय लिया। और ये वाला जो ट्रेन जो विजयवाड़ा से खुला था, ये टोटल कितने का समय लिया, तो 5:30 बजे बोले तो 17:30 यानी 10.5 घंटा लिया। मेरे को समय पता है कि ये वाला ट्रेन 7 घंटा ले रहा है और ये वाला 10.5 घंटा ले रहा है। तो मैं क्या काम करता हूँ, मैं दोनों का एलसीएम का ही एक डिस्टेंस मान लेता हूँ। मैं दोनों का ही एलसीएम का डिस्टेंस मान लेता हूँ जिससे मेरा कैलकुलेशन इजी बना रहा है। तो दोनों का एलसीएम या फिर जो भी वैल्यू ले लो, जो दोनों से मल्टीपल में होना, दोनों का मल्टीपल में होना चाहिए। तो 105 मैं मान लेता हूँ कि 105 किलोमीटर का उनके बीच में डिस्टेंस है, ठीक है। 105 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब आप यहाँ से स्पीड निकालना जानते हो, क्योंकि आपको पता है स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। अगर हम कोई डिस्टेंस खुद से मान लिए हैं तो आपको आप स्पीड आप निकाल सकते हो। तो पहला ट्रेन का स्पीड क्या हो जाएगा जो सुबह में निकला था, तो आप बोलोगे 15 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड है उसका, क्योंकि आपका 105/7 कितना होगा, 15 किलोमीटर का। दूसरा वाला का अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप बोलोगे जो विजयवाड़ा से निकला तो उसका स्पीड कितना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से है। अब आप जानते हो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट में कि दोनों, अगर ये 5 बजे निकला था और ये सुबह का 7 बजे निकला था, तो पहले क्या करेंगे हम लोग, टाइम को एक बराबर करेंगे। ये सुबह का 5 बजे से लेकर 7 बजे तक का बीच में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, तो 15 किलोमीटर के हिसाब से 2 घंटा में केवल 30 किलोमीटर चला होगा। तो 30 किलोमीटर जब आप घटा दोगे 105 में से, तो बचेगा कितना आपका, कितना बचेगा, 75 बचेगा। यानी यही 75 किलोमीटर अब आपका 7 बजे आपका बच गया डिस्टेंस। अब ये दोनों ट्रेन स्टार्ट हो चुका। अब जब दोनों ट्रेन स्टार्ट होगा तो आपको पता है रिलेटिव स्पीड क्या होता है, दोनों जब आपका एक ही दिशा में आ रहा है ट्रेन का, तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है, दोनों का जुड़ जाएगा। डिस्टेंस आपके पास है 75 किलोमीटर प्रति घंटा और स्पीड दोनों का जोड़ोगे तो 15 और 10 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो टोटल कितना समय लगेगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, तो कितना समय लगेगा, 3 घंटा का समय लगेगा। यानी कब से 3 घंटा बाद मिलेगा वो लोग, 7 बजे से लेकर 3 घंटा बाद वो लोग को मिलना ही मिलना, यानी 10 बजे। यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। लो मैंने आज पूरा बता ही दिया, बेसिक भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखो। अब यहाँ पर क्या बोला, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 वृत्तों को इस प्रकार रखा गया है कि उनके केंद्रों को जोड़ने पर एक वर्ग बनता है। इस प्रकार बने वर्ग केंद्रों को जोड़ने पर निर्मित और वृत्तों को स्पर्श बिंदुओं को जोड़ने पर निर्मित समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन सिर्फ समझने का चीज है, समझ जाओगे तो बना लोगे। क्या बोला है कि 4 सर्कल है जिसका त्रिज्या यानी रेडियस दे रखा R। चारों सर्कल का केंद्र से जोड़कर एक वर्ग बनाया गया। ये सभी को समझ तो आ ही गया होगा, ये वाला पॉइंट पहला वाला। यानी इसका केंद्र को जोड़कर हम क्या बनाए हैं, एक आपका वर्ग बनाया। त्रिज्या आपको पता था ये R है। अगर ये R है तो ये भी तो सटा होगा ना, यहाँ से ये भी R होगा। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ मेरे भाई, अगर इसका वर्ग का भुजा यानी वर्ग स्क्वायर का साइड का लंबाई कितना होगा, तो आप बोलोगे 2R होगा। यहाँ तक सबको क्लियर है। आपसे क्या बोला फिर आगे कि वृत्त का स्पर्श बिंदुओं को जोड़ने पर निर्मित समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। यानी अब आपको क्या बोला है कि पहले तो वर्ग का क्षेत्रफल और जो आपका वृत्त के स्पर्श बिंदुओं को जोड़ने से जो आपका समचतुर्भुज बनेगा उसका क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। तो सबसे पहले देखो, अगर हम इसका बात करेंगे, वृत्त का जो स्पर्श किया गया उससे भी आपको जोड़कर एक आपका समचतुर्भुज बनाया गया। तो यहां से जोड़ा गया होगा, ये यहां से जोड़ा गया होगा और ये यहां से जोड़ा गया होगा। बात को समझो, यही से ना आपका जोड़ा गया है, ये स्पर्श किया है सर्कल सर्कल में, तो इसको जोड़ के आपका एक समचतुर्भुज बनाया गया, जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा। तो अब आपको बता दूं मैं कॉन्सेप्ट, मैं आपको पहले भी ये चीज बता चुका हूं कि भाई कोई भी स्क्वायर, क्योंकि ये बाहर वाला क्या है, स्क्वायर है। अब बाहर का स्क्वायर है, ध्यान से देखो, ये क्या है, इसका मिड पॉइंट। मिड पॉइंट से आप एक स्क्वायर मतलब आप एक भुजा डाल के एक चीज बना रहे हो, तो ये आकृति क्या होगा,
ये स्क्वायर ही होने वाला है, ठीक है। यानी इस बड़े वाले स्क्वायर के मिड पॉइंट से आप जोड़कर एक आप स्क्वायर बना रहे हो, मतलब आपका एक फिगर बना रहे हो। वो फिगर क्या होगा, वो फिगर रोम्बस नहीं होने वाला, वो फिगर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, स्क्वायर ही बनेगा। ध्यान से देखो, आप चीजों को समझ सकते हो अगर आप समझ पाए तो, ठीक है। अब आपको बस यहाँ पर ये भी पता है, जब आपका इसका, आप इसका मिड पॉइंट से जो आपका जोड़ के एक स्क्वायर बना, अगर आप इसी स्क्वायर का एरिया पूछोगे तो इस छोटे वाले स्क्वायर का एरिया क्या होगा, बड़े वाले स्क्वायर का आधा होता है, जस्ट आधा होता है। इससे पहले भी एसएससी के एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन आपके ऑलरेडी बन चुके हैं। वहां पर आपके इस स्क्वायर के भी अंदर में मिड पॉइंट से जोड़कर आपका एक स्क्वायर बनाया गया था, तो फिर उसका भी एरिया क्या होगा, उसका आधा होगा। बात समझे, बड़े वाले इस एरिया का मतलब सबसे बड़ा वाला भुजा का एरिया सबसे ज्यादा होगा। मतलब मान लो अगर इसका एरिया अगर 10 है तो इसका एरिया क्या होगा, आधा, यानी 5 होगा। फिर उसका एरिया क्या होगा, उसका आधा। बात समझ रहे हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन में केवल ट्विस्ट डालने के लिए इतना कुछ आपको बोल रखा था। सीधा सीधा आपसे वही तो पूछा था, वर्ग मतलब आपको इस प्रकार से बने वर्ग का केंद्र से जोड़ने से निर्मित और वर्ग के स्पर्श बिंदु को जोड़ने पर निर्मित। यानी आपसे डायरेक्ट आप नहीं बोल सकते थे कि अगर ये आप मान लो ये 2r से आप इसको स्क्वायर बनाओ और इसका अगर आप भुजा निकाल भी लोगे ना तो कोई बड़ी बात नहीं है, भुजा निकालोगे तो √2r निकल के आएगा, ठीक है, √2r निकल के आएगा। अब आप इसका इसका एरिया कर लो, या फिर आप डायरेक्ट, अब जो मैंने बता ही दिया कि उसका एरिया क्या होगा, जस्ट आधा होगा। तो आधा होगा तो मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2:1। बड़े वाले का 2 तो छोटे वाले का 1। अगर बड़े वाले का 4 होता तो उसका 2 होता। समझे मेरी बात को, क्लियर है। उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को समझ आ रहा होगा। अगर आप बोलोगे कि नहीं मुझे भुजा निकाल के मुझे बता, मुझे निकालना है, तो यार आप ऐसे कर सकते हो। कोई ये सब सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए, करना इतना एकदम भी नहीं है। आपको पता है यार ये मिड पॉइंट से जोड़ के बनाया गया। अगर ये मान लो ए है तो ये भी ए होगा, ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए भी ए, ए भी ए, ए भी ए। अब खुद ही पता चलेगा। आपको पता है स्क्वायर है तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये भुजा अगर एक बराबर है तो इसका मतलब ये भी 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री। बात खत्म। अब आप पैथागोरस का जानते हो, 45 45 90 डिग्री का एंगल क्या बनाता है, ये 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, √2a हो जाएगा। बात खत्म, यानी इसका भुजा √2a ही होगा। अब ये भुजा आप यहाँ से भी निकालोगे तो √2a, ये भी √2a, ये भी √2a, तो चारों भुजा एक बराबर है तो क्या होगा, स्क्वायर होगा। मगर आप बोलोगे रोम्बस का भी चारों भुजा एक बराबर होता है। मगर यहाँ पर ध्यान से देखो, ये भी चीज आप समझ सकते थे कि यार ये अगर इसका डायगोनल है, ये अगर इसका डायगोनल होगा ना, तो ये डायगोनल का जो लंबाई है इसी का तो भुजा के बराबर है ना। और आपको तो पता है रोम्बस में क्या होता है, डायगोनल बराबर बराबर नहीं होता है, मगर स्क्वायर में डायगोनल भी बराबर 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 होता है। तो यहीं से तो पता चल जा रहा है ना भाई कि डायगोनल जब एक बराबर है तो इसका मतलब ये स्क्वायर है, और जब स्क्वायर है तो अंदर में बना हुआ स्क्वायर क्या होता है, बड़े वाले स्क्वायर का आधा होता है। बात खत्म है अब यहाँ से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शायद मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन है क्या, हाँ ये मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन है। अब आप लोग मुझे इसका आंसर खुद से कमेंट करके बताओगे। तो इसी के साथ ये वाला भी मेरा पूरा सेट कंप्लीट होता है। मैं बता दूं इस वाले सेट में एक भी डीआई का क्वेश्चन नहीं था। मुझे नहीं पता था कि डीआई के क्वेश्चन नहीं आ रहे, मुझे लगा हर शिफ्ट में आ रहे थे। इसमें एक ठो भी डीआई का क्वेश्चन आपका नहीं था। तो वैसे जिसमें डीआई था तो आपको पता है 4-4 क्वेश्चन डीआई थे, इसमें डीआई नहीं था तो ऐसे क्वेश्चन सब थे, ठीक है। तो चलिए, तो इसी के साथ मैं बोलूँगा कि आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करो। आपके पास पेपर्स है, अगर आप डाउनलोड करके पेपर सॉल्व कर रहे हो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो। बात बाकी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको लगे कि मेरे पास कंटेंट नहीं है। कंटेंट की कमी अब तो एकदम भी नहीं है। जितना बस हो सके प्रैक्टिस करो। अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए एनटीपीसी में, ये अब तक आप लोगों को भी पता चल गया होगा। तो बस प्रैक्टिस करो जितना ज़्यादा हो सके, ठीक है। और अपना पीडीएफ जरूर से मुझे, मतलब आपका ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है वो मुझे जरूर से आप लोग भेज देना। ईमेल आईडी का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए फिलहाल वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। सेशन पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पहली दफा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं फ्रेंड किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।